हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम शुरू करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के समापन पर हम ये चार जो अकाउंट हैं इनको बनाते हैं और इनको बिल्कुल सीरियल में बनाते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता बनाएंगे। उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स के लोन है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद साझेदारों के पूंजी खाते यानी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में हम सबसे पहले शुरू करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता। क्योंकि फर्म का समापन हो रहा है और फर्म के समापन के साथ फर्म का बिजनेस खत्म होगा और वहां पर जितने भी अकाउंट हैं उन अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि असेट्स के रियलाइजेशन द्वारा और लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद फर्म के पास प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको जानने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। तो इस अकाउंट को बनाने के लिए इसमें सबसे पहले हम जितने भी असेट्स हैं तो वन बाय वन हम करते हैं। इसमें एंट्री क्या क्या होंगी तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर क्लोजिंग असेट्स अकाउंट। जितने भी संपत्ति खाते हैं उनको क्लोज किया जाएगा और उनको क्लोज करने के लिए क्योंकि आपको पता है असेट्स जो जितने भी अकाउंट होते हैं उनका बैलेंस डेबिट होता है तो उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहां पे कुछ बातें जो है वो ध्यान में देने की हैं। सबसे पहले केवल वही assets which can be converted into cash, केवल वही असेट्स जिनको हम कैश में बदल सकते हैं वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में लाने हैं। दूसरा, जो भी असेट्स हैं उन असेट्स को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है हमें रियलाइजेशन अकाउंट में। और तीसरा जो है, अगर इन्हीं असेट्स के साथ प्रोविजन भी हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता है, तो उस केस में जो असेट्स हैं वो ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर होंगे और साथ साथ जो भी प्रोविजन है उस प्रोविजन को भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये क्रेडिट साइड में जाएंगे और प्रोविजन को ट्रांसफर करने की जो एंट्री होगी, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री हमने पास कर देनी है और ये क्रेडिट साइड में लिख दिए जाएंगे पूरे के पूरे। उसके बाद कैश और बैंक जो बैलेंस हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। दोबारा से करते हैं हम, जितने भी असेट्स हैं एक्सेप्ट कैश एंड बैंक
उनको हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। तो केवल वही असेट्स जो हैं जिनको हम कैश में रियलाइज करेंगे, रियलाइज कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल वही असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे। कुछ जो असेट्स हैं वो फॉर एग्जांपल हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये फिक्टिशियस असेट है, कृत्रिम संपत्ति है। और हो सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये जो है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू होते हैं और इतने बड़े होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इनका बेनिफिट कई साल तक मिलता रहता है, इसलिए उन जितने सालों में बेनिफिट मिलना है वहाँ तक लेके जाने के लिए इनको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, जितने सालों में का बेनिफिट मिलेगा उतने सालों में। तो ये हमारे कुछ असेट्स हैं, इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको रियलाइजेशन अकाउंट में हम नहीं रखते, बल्कि इनको कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। और उसके लिए ट्रांसफर करने की जो एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से हम इनकी एंट्री करेंगे, ना कि हम इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा फॉर क्लोजिंग असेट्स अकाउंट। इसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज को भी क्लोज किया जाएगा, और उसके लिए जो एंट्री होगी, क्योंकि लायबिलिटीज का बैलेंस जो है क्रेडिट होता है, इसलिए लायबिलिटीज को डेबिट किया जाएगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज अकाउंट, और लायबिलिटी को करने के लिए सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। यहाँ भी कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। उसमें सबसे पहले केवल जो थर्ड पार्टीज की लायबिलिटी है हम केवल उन्हीं को ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स की लायबिलिटी, अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा है तो उसको हम इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो थर्ड पार्टीज की है केवल उन्हीं को करेंगे। तो इसका अलग से भी पॉइंट है कि पार्टनर्स लोन जो है वो इसमें नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनेगा और उसकी पेमेंट की जाएगी, जो कि हमारा सेकंड मेन पॉइंट है। और तीसरा, जितने भी फर्म के पास रिजर्व्स हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ना होके, बल्कि उनके लिए अलग एंट्री की जाएगी, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और उसके लिए एंट्री होगी, जैसे फर्म के पास जो भी रिजर्व है, जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये एंट्री हम कर देंगे। इनको लायबिलिटी ना मान के, रिजर्व है ये, तो इनको रिजर्व को डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। इसमें एक चीज है, जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसके लिए अगर क्लेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उस क्लेम की सिचुएशन में कुछ अलग अलग 3-4 केसेस हैं, जो कि हम अलग से एक लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इसका अलग से हम पूरा एक लेक्चर बनाएंगे इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
अभी अगर ये सिचुएशन वो है, अगर इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है तो इसको भी हम डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लायबिलिटी को क्लोज करने के लिए सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज अकाउंट, तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है। केवल थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स लोन को इसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा और जितने भी रिजर्व हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट में। अब लायबिलिटी को क्लोज करने के बाद फिर बात करेंगे हम रियलाइजेशन ऑफ असेट्स की। जितने भी असेट्स हैं उनको बेचा जाएगा, उनको रियलाइज किया जाएगा और रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, संपत्तियों के बेचे जाने पर क्या करेंगे। अगर असेट्स जो हैं वो कैश में बिक सकते हैं, किसी पार्टनर द्वारा लिए जा सकते हैं, या जो भी क्रेडिटर्स हैं फर्म के उनके द्वारा भी असेट्स को लिया जा सकता है। तो हम पहले मानते हैं कैश में, फॉर कैश सेल, तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर assets realized in cash। क्योंकि assets के अकाउंट हमने क्लोज कर दिए हैं और वो क्लोज होने के बाद जितनी भी एंट्री होंगी रियलाइजेशन से होंगी। अगर फर्म के पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसकी भी सेम एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरी सिचुएशन हो सकती है अगर कोई पार्टनर्स ले लेता है, पार्टनर्स टेक ओवर असेट्स। इस केस में क्योंकि पार्टनर ने एक असेट ले लिया है तो उसको बेनिफिट मिला है और जितना बेनिफिट मिला है उसको वो डिजर्व नहीं करता, तो इसलिए उतना जितना बेनिफिट उसने लिया है उतने उसकी कैपिटल को हम कम कर देते हैं। तो यहाँ पे एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे कैश और बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल कर देनी है अगर पार्टनर्स ने कोई भी असेट लिया है। और असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, किसी भी पार्टनर के द्वारा जिस पार्टनर ने लिया है उस पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें तीसरी एक सिचुएशन हो सकती है, फर्म के जितने भी लायबिलिटीज हैं, फर्म के उदाहरण के लिए जो भी क्रेडिटर है, मान लो अगर वो क्रेडिटर कुछ असेट्स ले लेते हैं और बैलेंस जो पेमेंट है उनको कैश में कर दी जाती है, उस सिचुएशन में हम जो है वो सिर्फ डिफरेंस की एंट्री करेंगे। असेट्स जो लिए हैं उन्होंने उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। टेक्स असेट या तो फुल पेमेंट में या पार्टली जो पेमेंट है उसके संदर्भ में, अगर फुल पेमेंट में ली है तो भी हम एंट्री नहीं करेंगे और अगर पार्ट पेमेंट में है तो हम एसेट्स की एंट्री नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर है फर्म के 1 लाख रुपए के और ये कोई भी असेट है फर्म का 80,000 रुपए का असेट है, उसको ये एग्री करते हैं 70,000 रुपए में लेने। अब क्या होगा, क्योंकि क्रेडिटर 1 लाख के थे, 70,000 का उन्होंने असेट ले लिया, कोई भी मशीन है, तो बैलेंस जो 30,000 है इसकी पेमेंट जो है वो क्रेडिटर्स को करनी है। तो यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 30,000 ये एंट्री होगी। तो इसलिए जो असेट है किसी भी क्रेडिटर ने अगर लिए हैं तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको किसी असेट के बारे में कुछ नहीं कहा है, वो कितने रुपए में रियलाइज होगा, तो हमने कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन को फॉलो करते हुए
ये मान लेना है, ये एज्यूम करना है कि उस एसेट से कोई पैसा नहीं मिला, उससे कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, ये कह सकते हैं उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये है हमारा रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। जब असेट रियलाइज हो जाएंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन लायबिलिटीज की पेमेंट। अब लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, पेमेंट इन कैश। अगर कैश में पेमेंट की है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। नरेशन लिख देंगे फॉर लायबिलिटीज पेड इन कैश, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब जैसे हमने बात की थी कि पार्टनर जो है असेट्स को ले सकते हैं, ऐसे ही कोई पार्टनर किसी जो लायबिलिटी को भी ले सकता है। लायबिलिटी का जो ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन जो है लायबिलिटी को पे करने का, वो अपने ऊपर ले सकता है। तो पार्टनर अगर लायबिलिटी को पे करने की जिम्मेवारी लेते हैं तो ये उन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेवारी ली है, हालांकि लायबिलिटी फर्म की है। तो जितने का वो टेक करते हैं, लायबिलिटी जितनी लेते हैं उतना बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए पार्टनर की कैपिटल को यहाँ क्रेडिट कर देते हैं और एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर टेक लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की पेमेंट के लिए दो बातें हो सकती हैं। अगर कैश में पेमेंट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट कर देंगे हम। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी को लिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि उन्होंने ऑब्लिगेशन लिया है इसलिए उसका बेनिफिट देते हैं उसकी कैपिटल को उतनी अमाउंट से जितने की लायबिलिटी उसने ली है अपने ऊपर, उसको उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। क्रेडिट करने से कैपिटल जो इंक्रीज होगी तो एक तरफ उन्होंने ऑब्लिगेशन लिया, दूसरी तरफ उनको बेनिफिट और ये बराबर हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे हमने असेट्स की बात की थी कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो ये मान लेना है उस असेट से कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुई, कोई पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर लायबिलिटी के मामले में क्वेश्चन साइलेंट है तो यहाँ पे लायबिलिटीज को फुल पेमेंट करनी है हमें। वही कंजर्वेटिज्म की कन्वेंशन जिसके तहत खर्चों को कंसीडर किया जाता है और इनकम को नहीं माना जाता जब तक वो रियलाइज ना हो। तो जब पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट करेंगे, मान लो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स 50,000 के हैं और उसके बारे में क्वेश्चन में साइलेंट है क्वेश्चन कि कुछ नहीं कहा गया कितनी पेमेंट करनी है, तो हम मानेंगे कि क्रेडिटर को पूरी 50,000 रुपए की पेमेंट करनी है। तो ये थे हमारे पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब उसके बाद डिसोल्यूशन करने के लिए फर्म को कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। रियलाइजेशन ऑफ असेट्स और फिर लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। उसके लिए रियलाइजेशन, क्योंकि असेट्स को बेचना इतना आसान काम नहीं है, तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस होंगे और उन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वसूली खर्चे। तो इनके लिए हम एंट्रीज करेंगे। यहां पे खर्चे के संदर्भ में अलग अलग 4-5 केस हैं, हम उन सब की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस इन कैश। फर्म के द्वारा अगर खर्चे किए गए हैं तो एंट्री हमने रियलाइजेशन से करनी है।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ये फर्म के द्वारा पे किए गए हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो एक्सपेंसेस हैं, फर्म के एक्सपेंसेस हैं, वो पार्टनर के द्वारा पे किए गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के लिए पेमेंट करनी थी, लेकिन फर्म के खर्चों की जो पेमेंट है वो पार्टनर ने कर दी। अब यहां पे जो है एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्च है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिस पार्टनर ने खर्चे पे किए हैं फर्म के, वो खर्च उसका नहीं था पार्टनर का, फिर भी उसने पे किए हैं, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए उस पार्टनर की कैपिटल को उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर देते हैं और वो कंपनसेट हो जाता है पार्टनर। तो एंट्री करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि फर्म जो है एक एग्रीमेंट करती है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट करती है कि आप जो है रियलाइजेशन करवाएंगे, डिसोल्यूशन में हेल्प करेंगे और उसमें जितने भी खर्चे होने हैं वो खर्चे फिर वो पार्टनर जो है बियर करेगा, फर्म के खर्चे वो नहीं रहेंगे। यानी कि फर्म जो है एक निश्चित रेम्यूनरेशन दे देगी पार्टनर को, जिस पार्टनर के साथ एग्रीमेंट होगा, और वो उस रेम्यूनरेशन के बदले खर्चे जो है रियलाइजेशन करवाएगा, एसेट्स का, लायबिलिटी की पेमेंट करेगा, और उसके चाहे कितने भी खर्चे हों, रेम्यूनरेशन से कम हो या ज्यादा हो, उन सब खर्चे को वो पार्टनर बियर करेगा जिसको रेम्यूनरेशन दी जाएगी। अब जो रेम्यूनरेशन अलाउ की जाएगी उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर। ये हम नरेशन लिख देंगे। इसके बाद एक सिचुएशन हो सकती है, जैसे इसमें हमने कहा उसको रेम्यूनरेशन दे दी, तो यहाँ पे जिस पार्टनर को रेम्यूनरेशन अलाउ होगी वो सारे के सारे खर्चे उसको बियर करने हैं। तो यहाँ सिचुएशन ये हो सकती है कि जो खर्च हैं वो पार्टनर को बियर करने थे, लेकिन फर्म ने पेमेंट की है, तो यहां पे एंट्री होगी, क्योंकि खर्च जो है वो फर्म का नहीं है। अभी खर्चे वहन किसको करने थे, पार्टनर को करने थे, लेकिन फर्म ने कर दिए। तो अब यहां पे पेमेंट तो फर्म ने की है, तो टू कैश या बैंक अकाउंट करेंगे। अब डेबिट करेंगे जिस पार्टनर ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। क्योंकि ये खर्चा पार्टनर का था, फर्म का नहीं था, और फर्म ने पार्टनर के बिहाफ पे खर्च कर दिया, तो पार्टनर, क्योंकि पैसे तो फर्म के लगे, तो फर्म जो है उस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देगी, उसको अनड्यू एडवांटेज नहीं दिया जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद एक और सिचुएशन हो सकती है कि एक्सपेंसिव जो है रियलाइजेशन के वो बियर करने थे पार्टनर को, और पेमेंट भी पार्टनर ने कर दी, तो यहाँ पे जिसको खर्चा करना था उसी ने कर दिया, और ये फर्म का मैटर नहीं है, तो इसलिए इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, इसको ध्यान से देखें। तो इसमें 5 सिचुएशन की हमने बात की है। पहली सिचुएशन है फर्म के एक्सपेंसेस हैं, फर्म ने पे करने हैं और कैश में पेमेंट कर दी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पेमेंट कर दे, तो खर्चा फर्म का है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, लेकिन फर्म ने पेमेंट नहीं की, पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो उस पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करके क्रेडिट करके उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। तीसरी सिचुएशन है कि फर्म जो है किसी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करती है कि आप रियलाइजेशन करवाएंगे, आप डिसोल्यूशन करवाएंगे फर्म का, उसके बदले में आपको एक फिक्स रेम्यूनरेशन दी जाएगी और उस फिक्स रेम्यूनरेशन के बदले आप जो है खर्चे भी आप बियर करेंगे। अब वो खर्च जो है उस पार्टनर के होंगे जिसको रेम्यूनरेशन मिलनी है, तो उस दशा में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर रेम्यूनरेशन अलाउड टू पार्टनर। फिर चौथी जो सिचुएशन की हमने बात की वो ये हो सकता है कि पार्टनर को खर्चे बियर करने थे क्योंकि उसको रेम्यूनरेशन मिल गई है, लेकिन वो उन खर्चों की पेमेंट जो है फर्म के द्वारा कर दी गई। अब ये फर्म का खर्च न होकर ये पार्टनर का खर्च था, लेकिन पेमेंट जो है वो फर्म ने की है, तो इसलिए उस पार्टनर को अनड्यू एडवांटेज ना मिले, इसलिए उसको उसकी कैपिटल को कम करके उसको बराबर कर दिया जाता है। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। और पांचवी सिचुएशन की हमने बात की कि जब खर्च भी पार्टनर को बियर करने थे और वो वहन भी पार्टनर के द्वारा किए गए हैं, तो उस सिचुएशन में कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। ये थे हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो ये माना जाएगा कि इसकी पेमेंट जो है फर्म ने की है। अब छठे नंबर पे जो है हम क्लोज करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो क्लोज करने पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड to capital account of partner in profit sharing ratio। तो ये 6 स्टेप थे जो हमने करने हैं। पहले हम असेट्स को क्लोज करेंगे, फिर लायबिलिटी को क्लोज करेंगे, असेट्स को रियलाइज किया जाएगा, फिर लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उनकी एंट्री की जाएगी, और फिर हम लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। एक हमने बात की थी कि जब असेट्स के ऊपर कोई प्रोविजन हो तो हम असेट्स को ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और प्रोविजन की अलग से एंट्री करेंगे। यहाँ उदाहरण के लिए हम बात करते हैं डेटर्स 50,000 रुपए के हैं और इसके ऊपर प्रोविजन जो है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वो 4,000 रुपए है, तो यहाँ पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपए टू डेटर्स अकाउंट 50,000। और प्रोविजन के लिए जो एंट्री होगी वो होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स
अकाउंट डेबिट ₹4000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ये हमने एंट्री करनी है, एग्जांपल उसका हमने लिया है। तो ये सारे स्टेप करने के बाद हम क्लोज कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर रियलाइजेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। आइए अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं एक बार। जैसे हमने एंट्री की थी ठीक वैसे हमने ट्रांसफर करना है। हमने सबसे पहले बात की थी कि कैश और बैंक और फिक्टिशियस असेट्स को छोड़कर सभी असेट को ट्रांसफर करना है, तो वो 2R असेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमने बात की थी लायबिलिटी अकाउंट क्लोज करने की, तो बाय R लायबिलिटी रिजर्व को छोड़कर वो सारे यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद असेट्स के साथ हमने प्रोविजन की बात की थी, जो भी प्रोविजन है वो अलग से ट्रांसफर करने, वो बाय प्रोविजन ऑन असेट्स, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तीसरे स्टेप पे हमने बात की थी जो भी असेट है हमारे पास उनको रियलाइज करना है, तो बाय कैश और बैंक अकाउंट जो अमाउंट उनसे मिलेगी वो यहाँ पे लिख देंगे। इसके साथ साथ अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल जाता है रिजोल्यूशन के टाइम पे, तो उनको भी बेचेंगे, उनकी भी ऐसे होगा बाय कैश और बैंक एंट्री सेम होगी। इनमें फर्क है, इनकी एंड हमने ये रिकॉर्ड में थे तो इनको क्लोज किया गया है, लेकिन ये रिकॉर्ड में ही नहीं थे, सिर्फ इनकी रियलाइजेशन से एंट्री हम कर देंगे। फिर ऐसे ही हमने जो भी लायबिलिटी थी उनकी पेमेंट करनी है, टू कैश और बैंक अमाउंट जो भी है लायबिलिटी के ऊपर पे की है वो, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो टू कैश और बैंक वो आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई पार्टनर जो है लायबिलिटी को लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर असेट्स को लेता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हो जाएगा। फिर हमने बात की थी एक्सपेंसेस की, टू कैश और बैंक एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, और इसके साथ साथ जो पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल होगा, ये 3-4 जो सिचुएशन हो सकती हैं। अगर लायबिलिटी लेता है, पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जाती है, या जो पार्टनर है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म वो खर्चे जो है पे करता है, तो ये होगा। तो इधर फिर हम इनको बैलेंस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा। तो अगर होगा प्रॉफिट तो हम इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और जो भी पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ट्रांसफर कर देंगे। और अगर होगा लॉस तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम यहाँ लिख देंगे। इन दोनों में से एक सिचुएशन होगी, दोनों सिचुएशन नहीं होगी। तो इस तरह हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर पार्टनर्स लोन अकाउंट की। पार्टनर के लोन दो तरह के हो सकते हैं। एक पार्टनर ने लोन लिया है और एक पार्टनर ने दिया है। फर्म के बिहाफ पे करें, फर्म ने लिया है पार्टनर से या फर्म ने दिया है। अगर पार्टनर का लोन पार्टनर ने फर्म से ले रखा है तो उसको देना है, उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल उससे डेबिट हो जाएगी, क्योंकि वो कम करेगा, उसने ले रखा तो देना पार्टनर की कैपिटल कम हो। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस सिचुएशन में पार्टनर का अलग से लोन बनेगा, और इसका अलग लोन बनाने का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसका कारण ये है क्योंकि पार्टनर का जो लोन अकाउंट है, फर्म उसकी पेमेंट, उसके जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उनकी पेमेंट करने के बाद और कैपिटल की पेमेंट करने से पहले इन दोनों के बीच में होती है। इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट में इसको नहीं लिया गया है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज की तरह। तो उसकी अलग से पेमेंट होगी और उस पेमेंट की एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर पार्टनर्स लोन पेड। और अकाउंट बनाएंगे हम, क्रेडिट साइड में बैलेंस लेके डेबिट साइड में पेमेंट कर देंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाएगा। डिटेल में जब हम क्वेश्चन करेंगे पूरे अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे।
उनके ओपनिंग बैलेंस लेके और फिर उसमें अगर प्रॉफिट है या लॉस है रियलाइजेशन से वो लिखा जाएगा, किसी पार्टनर ने लायबिलिटी या असेट्स टेक ओवर किए हैं वो लिखे जाएंगे, किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया था तो डेबिट साइड में उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अगर किसी पार्टनर का बैलेंस कम है यानी कि डेबिट बैलेंस है तो उसको वो कैपिटल लेके आएगा और उस सिचुएशन में एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर कैश ब्रॉट बाय पार्टनर। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसकी पेमेंट कर दी जाएगी और एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल। और इस प्रकार हमारे कैपिटल अकाउंट भी यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। अगर बैलेंस शीट में कैश है तो कैश अकाउंट बनाएंगे और बैंक का बैलेंस दिया हुआ तो बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। लेकिन कई बार कैश और बैंक दोनों के बैलेंस हो सकते हैं। उस सिचुएशन में अगर एक ही अकाउंट बनाया जाएगा दोनों में से, या तो कैश का या बैंक का। अगर कैश अकाउंट बनाना है तो बैंक से विड्रॉल की एंट्री हो जाएगी और अगर बैंक अकाउंट बनाया जा रहा है तो कैश को बैंक में डिपॉजिट करने की एक एंट्री कर दी जाएगी। कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो हो जाती है। तो उसके बाद क्या करेंगे, कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस लेंगे डेबिट साइड में और जितनी भी रिसीट हैं, चाहे वो कैश यहाँ लाने की सिचुएशन हो चाहे असेट बेचने की सिचुएशन हो, वो सारी की सारी रिसीट डेबिट साइड में आ जाएंगी। और जितनी भी पेमेंट है, चाहे पेमेंट टू पार्टनर हो, पार्टनर के लोन की पेमेंट हो या लायबिलिटीज की पेमेंट हो, एक्सपेंसेस की पेमेंट हो, सारी पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। और ऐसा करने के बाद ये अकाउंट भी क्लोज हो जाना चाहिए, यानी डेबिट और क्रेडिट के जो टोटल है बैलेंसेस के, वो डेबिट और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बराबर आना चाहिए। और इस प्रकार ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी बताएगा, गणितीय रूप से ये शुद्धता की भी जांच होगी। और ऐसा होने के बाद हमारे जो फर्म के अकाउंट है वो क्लोज हो जाएंगे। अगर बैलेंस वो उनमें डिफरेंस आता है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई न कोई एरर है, उसका पता चल जाएगा, वो एरर दूर कर लेनी चाहिए। ऐसा करने के बाद हमारा जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस है कैश या बैंक अकाउंट को वो मिलेगा। तो ये हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और इसको आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो।